Hello everyone, I am Sangeeta Gusai. Welcome back to another video. क्लास 12th बायोलॉजी का 6th चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के जो मेन टॉपिक हैं वो है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में डीएनए कुंडलन, उसके अलावा और छोटा सा एक टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा जिसको हम केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। 1974 में रोजर कॉरेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात हो रही है यूकैरियोट्स की भी और प्रोकैरियोट्स की भी, ठीक है। यूकैरियोट्स में आपको पता है कि बीच में केंद्रक होता है, कोशिका के बीच में ना केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसी में टोटल डीएनए होता है। तो यदि हम मनुष्य की बात करें, क्योंकि मनुष्य भी क्या है यूकैरियोट कोशिकाओं का बना होता है, तो उसमें लगभग 2.2 मीटर लंबा टोटल डीएनए होता है, इतनी उसकी लेंथ होती है। इसका पता कैसे चला कि ये 2.2 मीटर लंबा होता है? क्योंकि ये पता चल चुका है दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जो हमने वॉटसन और क्रिक मॉडल है उसमें समझा था। टोटल बेस पेयर जो है वो 3 बिलियन होते हैं। तो इसे कैलकुलेट करके ये पाया गया कि 2.2 मीटर मनुष्य में टोटल जीनोम होता है। अब ये जीनोम क्या चीज है? जीनोम टोटल सेट ऑफ गुणसूत्र होता है, जितने भी गुणसूत्र हैं यानी कि 2n। अब 2n मनुष्य में कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं। तो 46 गुणसूत्रों की लंबाई जो है वो 2.2 मीटर या उससे भी अधिक होती है, ठीक है। मनुष्य की कोशिका या मनुष्य जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो कोशिका बहुत छोटी होती है कि उसे हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, और उसमें पाया जाने वाला जीनोम या टोटल डीएनए जो है वो कितना होता है? 2.2 मीटर। तो 2.2 मीटर काफी अधिक होता है। और इतने छोटे केंद्रक में, जब कोशिका इतनी छोटी है तो केंद्रक उससे भी छोटा है, और इतने छोटे केंद्रक में 2.2 मीटर डीएनए इसलिए समा पाता है क्योंकि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के एक पैकेजिंग बनाता है। पैकेजिंग मतलब बिल्कुल कुंडलित होकर के यहाँ केंद्रक में समा जाता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये समझना है कि डीएनए में जगह जगह जो है वो ऋणावेशित स्थान होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वहां पर बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन आवंटित होते हैं या बंधे हुए होते हैं, जो कि अपने आप में प्लस चार्ज होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो कुल मिला के ये जो न्यूक्लियोसोम होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम या फिर गुणसूत्र कह लो आप, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए ऋणावेशित होता है और उस पर हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित होता है, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के हैं आपके पास, ठीक है। एक है H1, दूसरा है H2A, तीसरा H2B, फोर्थ H3 और फिफ्थ है H4। ये चार का मतलब H2A, H2B, H3 और H4 ये कहलाते हैं अष्टक प्रोटीन, ठीक है ना। अष्टक हिस्टोन या ऑक्टोमर। ये वाला जो हिस्सा होता है H2A, H2B, H3, H4 ये कोर डीएनए बनाते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो है H1 ये लिंकेज डीएनए पर होता है। आगे मैं समझाऊंगी क्या होता है वो। क्रोमेटिन एक आपके पास टर्म आती है, तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। अब आप कहेंगे आपने तो पहले कहा कि गुणसूत्र में भी डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, तो क्रोमेटिन क्या है? हम कहेंगे एक धागे को डीएनए प्लस उसके बीच में जो ऑक्टोमर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उस पूरी लड़ी को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहते हैं। और गुणसूत्र में क्या होगा? यही क्रोमेटिन जब पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह,
आपने सोलोनाइड देखा होगा ना, कि आपने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा, इस तरह से रॉड के ऊपर लिपटा होता है, तो उसको हम सोलोनाइड कहते हैं। तो जब ये क्रोमेटिन सोलोनाइड की फॉर्म में आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन जो है वो हल्के रंग के अभिरंजित होते हैं। यदि उनमें कोई अभिरंजक डाला जाए, रंग डाला जाए, तो उसमें दो जगह प्राप्त होती है हमें। कुछ जगहों पर डीएनए जो है वो डार्क कलर का दिखता है और कुछ जगह पर हल्के रंग का दिखता है। तो जो हल्के रंग के और ढीले ढाले व्यवस्थित होते हैं उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से बहुत ही सक्रिय होते हैं। ऐसे क्रोमेटिन जो डार्क कलर के अभिरंजित होते हैं, बहुत गहरे रंग देते हैं, उनको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं। तो इसका मतलब अधिकतर जो वंशागत भाग होता है क्रोमोसोम का, गुणसूत्रों का, वो कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन से आता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में ज्यादा वंशागत लक्षणों को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। यूक्रोमेटिन डीएनए से आरएनए का अनुलेखन करता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होता या आरएनए का अनुलेखन नहीं होता। तो दोनों का ही अपना अपना योगदान है। यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी कि अगर हम क्रोमोसोम को बनाते हैं, ये गुणसूत्र की संरचना है, ये एक पेयर है, जोड़ा है ना। गुणसूत्र पर जो डीएनए है, डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जिसे कहते हैं, ये रेड कलर से मैं दिखा दूंगी डीएनए को। पूरा डीएनए हेलिक्स जो है वो इस तरह से राउंडेड होता है, जैसे पेन की स्प्रिंग होती है ना, इस तरह से। ये टूटा नहीं होता, पूरा इस तरह से चलता है ये। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये पूरा डीएनए हेलिक्स है, ठीक है। यदि हम एक छोटा सा पोर्शन इसका माइक्रोस्कोप में देखें, इतना पोर्शन, एक रिंग को देखते हैं केवल, तो डीएनए जो है वो डीएनए रिबन इस तरह से, ये इस तरह से घूमा होता है, और फिर एक और चक्कर इस तरह से ऊपर 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 चलता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और वाइडली देखें, ये डीएनए है और इसके अंदर अष्टक हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। यदि हम फिर से इतना हिस्सा काट के देखें तो हमें फिर कैसा दिखेगा, ये 8 हिस्टोन है और एक हिस्टोन यहाँ पे इसके लिंकेज में होता है। को और वाइडली अगर हम बनाएं इस तरह से, पहले सामने के 4 बना लेंगे हम स्टोन, नाम भी इनको दे देंगे H2A, ये H2B, H3, H4। अब इनके ठीक पीछे इनका पेयर होगा, मतलब इनका सेम, ये दूसरा अब राउंड होगा तो ये बैक साइड में होता है ये वाला। ये भी कौन सा है, H2A, H2B के पीछे भी, H2B ये वाला है, H2B के पीछे भी एक और होगा H2B दूसरा, ठीक है, दूसरा H2B। ऐसे ही H3 के पीछे H3 होगा और H4 के पीछे H4 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हिस्टोन है। और इस हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने इस तरह से रिंग किया होता है, और यहां पर जहां पर ये दो आपस में मिलते हैं उस जगह पर H1 हिस्टोन होता है। जो अष्टक हिस्टोन को पकड़े रखता है या उसके इर्द गिर्द रहता है उसे हम कोर डीएनए कहते हैं, और जो बाकी का डीएनए है या कह लो कि H1 के आसपास है उसे हम लिंकेज डीएनए कहते हैं। और यही डीएनए आपका कैसे होता है, ये डबल हेलिक्स है,
इस तरह से पूरा डबल रिंग होगा, इस तरह से डबल हेलिक्स होगा। तो पूरा जो आपका न्यूक्लियोसोम है, अब न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? पूरी जो इसकी थिकनेस है, किसकी? क्रोमोसोम की थिकनेस, गुणसूत्र की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम टर्म्स जो सबसे पहले दी थी वो दी थी ऑडिट ने, ठीक है, ऑडिट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि न्यूक्लियोसोम कहते हैं हम क्रोमोसोम की थिकनेस को। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, ये वाला हिस्सा कोर डीएनए है। इस डीएनए में लगभग 146 बेस पेयर होते हैं, बीपी होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस कवर होते हैं 146। और जो लिंकेज डीएनए है, यानी बाकी का हिस्सा जो डीएनए का होता है, उस पर 60 बेस पेयर विद्यमान होते हैं। जो कोर डीएनए है वो 1/3 टर्न होता है। 1/3 का मतलब, यदि कोई आपने जैसे इसे टर्न करना शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, और यहां से आपने कोई चीज इस पर राउंड करने शुरू किया या इसको रैप करना शुरू किया, तो यहां से स्टार्ट करके ये तो पूरा एक टर्न हो गया, यहां पर आके यहां से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो 1 टर्न हो गया। लेकिन अगर आप इसको, उस टर्न को यहां से शुरू करके और फिर करीबन हाफ से भी ज्यादा यहां तक लाते हो, तो उसका मतलब 1/3 टर्न होता है। तो कोर जो है वो इस तरह से व्यवस्थित होता है। H1 हिस्टोन का काम यहाँ पे ये होता है कि ये कोर डीएनए को खुलने नहीं देता। क्यों? ये आपके सामने क्या था? डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। एक बात और बताना चाहती हूँ, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है, ये डबल डबल होते हैं, तो आपको पता है इसे हम अष्टक हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जब भी हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं या गुणसूत्रों में डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं, तो हम मुख्यतः इन्हीं का वर्णन करते हैं। जबकि एक और हिस्टोन प्रोटीन है जो कि अष्टक हिस्टोन से अलग है, वो है H1, और ये आपने देखा होगा कि ये कहाँ पर होता है? लिंकेज डीएनए के पास होता है। लेकिन हम जब भी वर्णन करते हैं तो हम अष्टक हिस्टोन की बात करते हैं, H1 की बात नहीं करते। ये उसका कारण ये है कि जो अष्टक हिस्टोन प्रोटीन होता है ये डीएनए के साथ साथ वंशागत होता है, जबकि H1 वंशागत नहीं होता, ठीक है ना। H1 सेल जो है, कोशिका, वो अपने आप निर्माण करती है इस प्रोटीन का, जबकि ये वाले जो 4 हैं ये वंशागत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब एक छोटा सा टॉपिक है केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा। तो वॉटसन और क्रिक में से जो क्रिक थे, उन्होंने 1958 यानी 1958 में एक प्रस्ताव रखा था कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो डीएनए से आरएनए की ओर होता है, ठीक है, और फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। मतलब ये उल्टा नहीं होता, एक ही दिशा में होता है, और इसी सिद्धांत को केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा कहते हैं। इसमें क्या है? डीएनए से डीएनए बनता है एक ही दिशा में, जो कि डुप्लीकेशन प्रोसेस इसका नाम है, इस प्रक्रिया का नाम द्विगुणन है। और फिर डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, वो अनुलेखन क्रिया के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर एमआरएनए जो है वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, अनुवादन के या ट्रांसलेशन के प्रोसेस की बात, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि एक ही डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं होता है कि आरएनए वापस डीएनए बनाएगा या प्रोटीन वापस एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक दिशा में होती है। उसी को सेंट्रल डोगमा कहते हैं या केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, जो कि 1958 में क्रिक ने प्रस्तावित की थी, ठीक है। ये तो था सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी आप समझ ही लीजिए। सूचना का विपरीत प्रवाह, जिसे हम टैमिनिज्म कहते हैं, रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टैमिनिज्म। 1970 ईस्वी में टैमिन तथा वॉल्टीमोर ने साथ में मिलकर दिया था इस सिद्धांत को, और उन्हीं के नाम से इसको टैमिनिज्म कहा गया है। आरएनए विषाणु पर कार्य किया तो उन्होंने पाया कि कभी कभी आरएनए जो है वो डीएनए भी बनाता है, लेकिन कभी कभी जो कुछ स्पीसीज में आरएनए स्पेसिफिक कंडीशन में, कुछ विशेष परिस्थितियों में आरएनए डीएनए का भी निर्माण करता है, और आरएनए प्रोटीन तो बनाता ही है, ठीक
ठीक है। तो इस रिवर्स फ्लो को या आरएनए के दोबारा से डीएनए के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, टैमिनिज्म कहते हैं। यहाँ पर आप प्रोसेस का नाम लिखोगे, प्रक्रिया का नाम तो क्या लिखोगे, डीएनए से आरएनए किससे बनता है, अनुलेखन से, ठीक है ना, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन से। लेकिन विपरीत अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण हो सकता है विशेष परिस्थितियों में। एक बड़े टॉपिक के साथ ये 2 छोटे टॉपिक भी कवर हो गए आपके। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। यदि रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।